हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जम के कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 का संपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, इससे पहले इस चैप्टर का हमने संपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर आपने उसको अभी तक नहीं देखे हैं तो प्यारे बच्चों, उस वीडियो का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, आप वहां से जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज का क्लास हम बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट शुरू प्यारे करते बच्चों, हैं। इस चैप्टर का पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई थी? तो ये समुद्रगुप्त को दी गई थी। किसको? समुद्रगुप्त को नेपोलियन की संज्ञा दी गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त। प्यारे बच्चों, इसका शासनकाल आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया गया है कि समुद्रगुप्त का शासन कब से कब तक था। तो इसका शासनकाल था 335 ईसा पूर्व से कब से? 335 ईसा पूर्व से 380 ईसा पूर्व से ईसा पूर्व तक था। कब से प्यारे बच्चों? 335 ईसा पूर्व से 380 ईसा पूर्व तक समुद्रगुप्त का शासनकाल रहा था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो ये मगध था। कौन था? मगध। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मगध। सबसे शक्तिशाली महाजनपद यही था। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपका मोस्ट बीबीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया गया क्वेश्चन है कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन है? तो ये है मगध। ये आप याद रखिएगा, ठीक है ना। देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है? तो किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है? तो यह 13वां शिलालेख में है। किसमें? 13वां शिलालेख में है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 13वां शिलालेख। प्यारे बच्चों, ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट बीबीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले बार के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है? तो ये 13वां शिलालेख में है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे कि कनिष्क की राज्यारोहण तिथि है। तो कनिष्क की राज्यारोहण किस तिथि को हुआ था? तो 78वां ईस्वी में किया गया था। कब? 78वां ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा 78वां में। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 2018 में पूछा गया था। कब? 2018 में ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। 2018 में ये क्वेश्चन पूछा था कि कनिष्क की राज्यारोहण तिथि क्या था? तो 78वां ईस्वी था। कब? तो 78वां। ये आप याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं। धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था? तो धम्म महामात्रों को अशोक ने नियुक्त किया था। किसने? अशोक ने नियुक्त किया था धम्म महामात्रों को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक। प्यारे बच्चों, इसका शासनकाल कब से कब तक था? तो इसका शासनकाल प्यारे बच्चों 269 ईसा पूर्व से लेकर के 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल था। कब से कब तक प्यारे बच्चों? 269 ईसा पूर्व से 332 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल था। लगभग 37 वर्ष तक इसका शासनकाल था। इसका अशोक का लगभग 37 वर्षों तक शासनकाल रहा था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक प्यारे बच्चों ये किस वंश का शासक था? तो ये मौर्य वंश का अशोक शासक था। कौन सा वंश का? मौर्य वंश का। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा मौर्य वंश। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहे हैं प्यारे बच्चों कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। किस काल को? गुप्त काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल को। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन जो है आपको 2016 में क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भारत इतिहास का कौन सा काल के क्या बोल रहा है, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो ये गुप्त काल को जाना जाता है। ये आप याद रखिएगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहे हैं कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो ये हरिसेन ने की थी। किसने? हरिसेन ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा हरिसेन। प्यारे बच्चों, हम जितना क्वेश्चन लाए हैं इस चैप्टर से सिर्फ पूछा गया बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन है, इसीलिए आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। देखिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर क्या बोल रहा है कि मौर्यकालीन, एक सेकेंड रुक जाइए, क्या बोल रहा है, मौर्यकालीन टकसाल का धन कौन था? तो प्रधान हो जाएगा, सॉरी प्यारे बच्चों इसका टाइपिंग मिस्टेक है कि मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? तो ये
लक्षणाध्यक्ष था। कौन था? लक्षणाध्यक्ष था, प्रधान। नंबर 10 क्या तो बोल ऑप्शन रहा है नंबर प्यारे डी बच्चों इसका की राइट राज आंसर तरंगिनी के एक सेकेंड, राज तरंगिनी के लेखक कौन थे? क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 10 की राज तरंगिनी के लेखक कौन थे? तो इसका लेखक कौन थे प्यारे बच्चों? कल्हन थे। कौन थे? कल्हन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कल्हन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहे हैं कि अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो ये मौर्य वंश के विषय में जानकारी मिलती है। किस वंश के? मौर्य वंश के। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मौर्य वंश। आगे देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? तो अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? तो ये 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अर्थशास्त्र की रचना हुई थी। कब हुई थी? 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अर्थशास्त्र की रचना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 34वीं शताब्दी ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक हो जाएगा कौटिल्य या चाणक्य हो जाएगा। ये भी आप याद रखिएगा, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। तो ये है कौटिल्य या चाणक्य। ठीक है ना प्यारे बच्चों। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं हम सब। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि पतंजलि के महाभाष्य, क्या बोल रहा है? पतंजलि के महाभाष्य में से हमें जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? पतंजलि के भाष्य से हमें जानकारी मिलती है। किस चीज़ के? प्राक मौर्य काल की जानकारी मिलती है। कहाँ से? पतंजलि के महाभाष्य से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक प्यारे बच्चों हमने अभी बता दिए हैं। देखिए क्वेश्चन वही रिपीट हुआ क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो ये कौटिल्य या चाणक्य है। कौन है? कौटिल्य चाणक्य। चाणक्य भी आपके बोर्ड एग्जाम में वहाँ दिया हुआ रहता है, कौटिल्य के जगह चाणक्य दे देगा प्यारे बच्चों, इसीलिए हम आपको दोनों बता दिए कौटिल्य चाणक्य। देखिए ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, और सेम इसी तरह क्वेश्चन पूछा था कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, और वहाँ पे चाणक्य नहीं देके सिर्फ कौटिल्य दिया था। हो सकता है कि इस बार बोर्ड एग्जाम में चाणक्य दे के कौटिल्य ना दे, इसीलिए प्यारे बच्चों हम दोनों बता दिए अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य या चाणक्य, इसीलिए आप दोनों याद रख लिए। ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी कौटिल्य। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि बिंबिसार का संबंध किस वंश से है? तो बिंबिसार का संबंध हर्यक वंश से है। किससे? हर्यक वंश से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्यक वंश। आगे देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में गण एवं संघ कहा जाता है। क्या? गण एवं संघ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्यारे बच्चों, गण एवं संघ। आगे देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है। हाँ ये क्वेश्चन आपके 18 में पूछा गया क्वेश्चन है कि प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपका 2018 में पूछा गया था। एक सेकेंड, ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था कि जनपद का शाब्दिक अर्थ है। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में इस साल जरूर देखने को मिलेगा प्यारे बच्चों, इसीलिए आप ये इसको याद कर रखिएगा। ठीक है ना, कि जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है। क्या होता है? जनपद का शाब्दिक अर्थ जहाँ लोग मवेशी रखते हो, ये भी हो सकता है जनपद, और जहाँ लोग अपने घर बनाते हैं, तो ये भी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा कि जहाँ लोग मवेशी रखते हो या पालते हो, ये इस तरह भी दे सकता है जहाँ लोग अपना घर बना के रहते हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है कि पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे। तो 5 चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे, किसके बने होते थे? तो चांदी एवं तांबे के बने होते थे। 5 चिन्ह वाले सिक्के किसके होते थे? चांदी एवं तांबे के। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चांदी एवं तांबे के। आगे देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहे हैं कि अशोक द्वारा प्रचलित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ था। तो अशोक द्वारा प्रचलित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ था? तो ये ब्रिटेन में प्रचलित नहीं हुआ था। कहाँ पे? ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। आगे देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहे हैं कि हाँ ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 2019 में क्वेश्चन ये पूछा गया था प्यारे बच्चों कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। तो किसने की थी पाटलिपुत्र नगर की स्थापना?
तो ये किसने की थी? तो बिम्बिसार द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? बिम्बिसार द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा गया था क्वेश्चन, इसीलिए याद रखिएगा प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, हम जो सही बात है हम आपको बता देते हैं। अक्सर ऐसा नहीं होता है कि बोर्ड एग्ज़ाम में पिछले बार जितना क्वेश्चन पूछा गया है वही क्वेश्चन आपके ये बोर्ड में आया है, इस बार की एग्ज़ाम में भी आए। इसीलिए प्यारे बच्चों हम वो सारे क्वेश्चन इसीलिए ले आए हैं कि उससे मिलते जुलते अगर क्वेश्चन बन सकता है तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में सिर्फ वही बनेगा जो उससे मिलते जुलते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन शायद ही एक आध बार पूछ लिया जाता है, इसीलिए हम बता दिए, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं कि क्या बोल रहे हैं। प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की? तो प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने किसने की थी? तो ये मेगास्थनीज ने की थी। किसने? मेगास्थनीज ने। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कि प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किसने की थी? तो प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत अशोक ने की थी। किसने? अशोक ने। ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा अशोक। और इसका शासनकाल कब से कब तक था प्यारे बच्चों? तो इसका शासनकाल 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक था इसका शासनकाल। लगभग कितने वर्षों तक था? तो लगभग आप मैथी कर लीजिए कैलकुलेशन, लगभग 37 वर्षों तक इसका शासनकाल रहा था। कितने? 37 वर्षों तक। 37 वर्षों तक इसका शासनकाल रहा था। आगे देखिए क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्यारे बच्चों। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? तो महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत ब्रह्मचर्य जोड़ा था। क्या? ब्रह्मचर्य। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है ब्रह्मचर्य। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है। कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो कलिंग युद्ध प्यारे बच्चों 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कब? 261 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर 21 का याद रखिएगा, 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था। आगे देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है कि फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया? तो फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम अजात शत्रु ने किया था। किसने? अजात शत्रु ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा अजात शत्रु। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है। जीवक वैद्य किस वंश के काल में आया था? तो जीवक वैद्य किस वंश के काल में आया था? तो ये हर्यक वंश के काल में आया था। किसके? हर्यक वंश के काल में आया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्यक वंश। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहे हैं। अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई? तो अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी? जिस रुद्र दमन ने कराई थी। किसने? रुद्र दमन ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा रुद्र दमन। आगे देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहे हैं कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की थी? तो किस नदी के संगम पर की थी पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने? तो ये किसने की थी? तो इसका हो जाएगा गंगा पर की थी, सोन पर और पुनपुन पे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्यारे बच्चों आप इस क्वेश्चन में भी एक आंसर बन रहा है, क्वेश्चन का ही एक क्वेश्चन बन रहा है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? ये भी देख लीजिए, तो ये उदयन ने की थी। किसने? उदयन ने। ये आप याद रखिएगा, ये आप बेबी आई इंपॉर्टेंट है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? तो ये उदयन ने की थी। ये आप याद रखिएगा, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि समस्त भारत ही नहीं एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को है? तो ये किस शासक को है? तो इसका राइट स्कंदगुप्त को है। किसको? स्कंदगुप्त। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त। आगे देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है कि यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? तो यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? तो नेपोलियन था। कौन था? नेपोलियन। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा नेपोलियन। आगे देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहे हैं कि किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? तो किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? तो प्रभावती गुप्त में मिलता है। किसमें? प्रभावती गुप्त में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा प्रभावती गुप्त। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या बोल रहा है कि भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेख प्रमाण किसका है? तो भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेख प्रमाण किसका है? तो ये किसका है? तो सातवाहन काल का है। किसका? सातवाहन काल का। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा सातवाहन काल। आगे देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है कि 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाले
क्या बोला है, 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला है? तो ये कहाँ मिला है? एरन सागर में मिला है। कहाँ पे? एरन सागर में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, एरन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहे हैं प्यारे बच्चों, अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा था? तो ये श्रीलंका भेजा था। कहाँ पर? श्रीलंका। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्रीलंका। और ब्रिटेन में इसका अशोक का बौद्ध धर्म प्रचलित नहीं हुआ था। ये आप याद रखिएगा प्यारे बच्चों कि ब्रिटेन में अशोक का धर्म प्रचलित नहीं हुआ था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है क्या प्यारे बच्चों कि किस विद्वान ने, क्या बोल रहा है, किस विद्वान ने मात्र अभिलेख के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का श्लाघ्य प्रयास किया? तो किसने किया था ये? तो ये किसने किसने किया था? देवदत्त रामकृष्ण ने किया था। किसने? देवदत्त रामकृष्ण ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, देवदत्त रामकृष्ण ने। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों, मौर्य काल का निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? तो कौन है मौर्य काल का निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना कौन है? तो स्तंभ है। कौन है? स्तंभ। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्तंभ। आगे देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहे हैं, गुप्तों के काल में कौन प्राचीन यात्री भारत आया? तो गुप्तों के काल में कौन प्राचीन यात्री भारत आया था? तो फायान आया था। कौन? फायान। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, फायान। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है कि मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज भारत किसके दरबार में आया था प्यारे बच्चों? तो इसका चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। प्यारे बच्चों चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल कब से कब था हम बता देते हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक था। कब से कब तक? 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था। प्यारे बच्चों तो ये हमने बता दिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 38 का चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है कि समुद्रगुप्त की जानकारी किससे मिलती है? तो समुद्रगुप्त की जानकारी किससे मिलती है? तो प्रयाग प्रशस्त से मिलती है। किससे? प्रयाग प्रशस्त से मिलती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, प्रयाग प्रशस्त। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहे हैं, नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? तो नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। किसके? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोल रहे हैं प्यारे बच्चों, अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार हैं। तो अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन है? तो कालिदास हैं। कौन है? कालिदास। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कालिदास। आगे देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहे हैं, प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की? तो प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किसने की थी? तो समुद्रगुप्त ने की थी। किस? सॉरी, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य। एक सेकेंड, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 42 की प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किसने किस शासक ने की थी? ये तो अशोक ने की थी। किसने? अशोक ने की थी। प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत अशोक ने की थी। किसने? अशोक ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, अशोक। प्यारे बच्चों कभी कभी हो जाता है मिस्टेक, क्या करिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहा है कि किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया? तो किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया? तो अशोक को कहा गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, अशोक। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहा है कि मेगास्थनीज ने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत के समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया है? तो मेगास्थनीज ने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत के समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया है? तो ये 7 वर्गों में विभाजित किया है। कितने? 7 वर्गों में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, 7। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहे हैं कि एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित किया? क्या बोल रहे हैं कि एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित किया, कराया। तो किसने कराया था? तो राष्ट्रकूट ने कराया था। किसने? राष्ट्रकूट ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, राष्ट्रकूट। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 46, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, 18। और महाजनपद कितने हैं प्यारे बच्चों? तो महाजनपद 16 है। कितना? 16। ये आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए 47 क्या बोले, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था?
तो तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो पाकिस्तान में था। कहाँ पे? पाकिस्तान में तक्षशिला है। कहाँ पे? पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा पाकिस्तान। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोल रहे हैं? धम्म की शुरुआत, सॉरी प्यारे बच्चों, क्या बोल रहे हैं कि धम्म की शुरुआत किसने की थी? तो धम्म की शुरुआत अशोक ने की थी। किसने? अशोक ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोल रहे हैं कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी? तो मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी? तो ये विशाखा दत्त की थी। किसकी? खास विशाखा दत्त। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा विशाखा दत्त। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोल रहा है? अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य थे। कौन थे? कौटिल्य। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कौटिल्य। प्यारे बच्चों ये आपके 50 नंबर के क्वेश्चन जो बोल रहे हैं अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, हम आपको ये ऊपर भी बता दिए हैं, ऐसे फिर एक बार बता देते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में कौटिल्य की जगह चाणक्य भी दे देता है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आपके बोर्ड एग्जाम में इस तरह से आंसर देगा कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, वाल्मीकि, मनु और कौटिल्य की जगह दे सकता है आपको चाणक्य दे दें, वेद व्यास भी दे दें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चाणक्य। क्या हो जाएगा? चाणक्य। चाणक्य। कौटिल्य और चाणक्य दोनों एक ही इंसान है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चाणक्य। तो प्यारे बच्चों क्लास 12 जो है चैप्टर हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 का संपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन खत्म हो गया है। प्यारे बच्चों अगर आप चाहते हैं कि चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 का संपूर्ण रिवीजन हो जाए, वो भी सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाने की संभावना है, तो प्यारे बच्चों आप कमेंट करना ना भूलें। वैसे भी हम इस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाएंगे। मिलते हैं इसी तरह के दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा। चले बनेगा तो एक कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं इसी तरह के वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।